6 साल पहले मैंने जब एक अच्छी बाइक लेने के बारे में सोचा था तो मेरे दिमाग में बस 3 चीज़ें चल रही थी: लुक्स, इनफ पावर फॉर स्ट्रीट एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने जो रिसर्च किया उसके बाद मेरे सामने बस एक ही बाइक निकल कर आई। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ अपनी पल्सर NS 200 से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इस बाइक के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को इस बाइक में फेस करना पड़ा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या 6 साल पहले मेरा इस बाइक को लेने का डिसीजन सही था या नहीं। 2014 में जब ये बाइक मैंने खरीदी तो ये बाइक मुझे मिली 200 सीसी के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS3 कार्बोरेटेड इंजन के साथ। उस टाइम पर इस बाइक में ABS का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो ये बाइक 2014 में बिना ABS के ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ ही अवेलेबल थी। दोस्तों, इस बाइक के साथ मैं अपने सिटी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बाइक का 200 सीसी का इंजन 23.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सिटी यूज के लिए इनफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिटी यूज के टाइम पर इस बाइक की पावर में मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इट्स सो इजी ऑन दिस बाइक एंड इट इज सो कंफर्टेबल। दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में भी इस बाइक को हैंडल करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। साथ ही साथ मैं आपको इस बाइक की एक कमी बता ही देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ये एक नेकेड वर्जन बाइक है, तो कभी कभी दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसने पर जो इस बाइक के रेडिएटर से गर्म हवा निकलती है वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा ही देती है। दोस्तों, इस बाइक के साथ मैं अपने अगर लॉन्ग टूरिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 300-400 किलोमीटर के लॉन्ग टूर मैंने इस बाइक पर कई बार किए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 300-400 किलोमीटर की वन साइडेड टूरिंग मैंने इस बाइक से करी है, उसी ने मुझे ये सिखाया है कि सिटी में राइड करने में और हाईवे में राइड करने में कितना डिफरेंस होता है। जब हम 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बाइक को चलाते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, रोड पर व्हीकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हाईवेज पर व्हीकल्स को ओवरटेक कैसे करना चाहिए, जब शार्प और ब्लाइंड टर्न आते हैं तो बाइक की स्पीड को हैंडल कैसे किया जाता है, और भी बहुत कुछ है जो मैंने इस बाइक से सीखा है। और वो सब पॉसिबल हुआ है इस बाइक की स्टेबिलिटी की वजह से। 120 और 130 की स्पीड में भी ये बाइक काफ़ी स्टेबल रहती है और रोड पर जमकर चलती है। लॉन्ग टूरिंग पर जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी हैं वो ये हैं कि जब भी मैंने इस बाइक को 150 या 200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चलाया है तो बाइक से उतरने के बाद हाथों में एक अजीब सा वाइब्रेशन सा फील होता है। मैंने किसी और बाइक पर लॉन्ग टूर एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या लॉन्ग टूर के बाद और बाइक से उतरने पर भी ऐसा ही फील होता है या नहीं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बस इस बाइक के साथ का एक रियल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस बाइक की सीट की बात करूँ तो बाइक की सीट पर आप एटलीस्ट फिसलते नहीं हैं, और ये बाइक को स्टेबल रखने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इस बाइक की सीट की कुशनिंग थोड़ी सॉफ्ट साइड पर नहीं है। सिटी या लोकल राइड्स में तो सीट की कुशनिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लॉन्ग राइड्स पर यू विल नॉट फाइंड द सीट ऑफ दिस बाइक वेरी कंफर्टेबल। हालांकि बाइक का सिटिंग पोस्चर बहुत ही शानदार है, ना ये ज़्यादा स्पोर्टी है और ना ही ज़्यादा क्रूज बाइक की तरह है, तो ये एक मिक्स सा सिटिंग पोस्चर है। और अगर मैं बाइक पर सही से पोजीशन में बैठता हूँ तो बाइक के राइडिंग पोस्चर की वजह से ऐसा कोई खास पेन या कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं करी है। अब कंफर्ट की बात हो ही रही है तो यहाँ पर हम बाइक के सस्पेंशन की बात भी कर ही लेते हैं। इस बाइक में एडजस्टेबल नाइट्रोक्स चार्ज्ड मोनोशॉक रियर सस्पेंशन अवेलेबल है। यूँ तो इस बाइक का सस्पेंशन एडजस्टेबल है जिसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस को एडजस्ट किया जा सकता है,
लेकिन जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो अगर बाइक पर कोई पिलियन राइडर बैठता है तो उसे सड़क के गड्ढों का अच्छे से पता चलता ही है। लेकिन अगर बेस्ड ऑन द बाइक टाइप बात करें तो जैसे कि ये एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है तो सस्पेंशन की हार्डनेस इस बाइक को एक अच्छी स्टेबिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करती है। हाईवेज पर हाई स्पीड में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है विंड ब्लास्ट की। इस बाइक में ना के बराबर विंडशील्ड मिलती है जिसकी वजह से हाई स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन अगर मैं इस बाइक को बस 100 या 110 की स्पीड पर क्रूज़ करता हूँ तो विंड ब्लास्ट मैनेजेबल रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन 6 सालों में इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इन 6 सालों में बाइक में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई गलती रही है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपके व्हीकल की कंप्लीट परफॉर्मेंस उसके मेंटेनेंस और आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों बीच में कुछ महीनों के लिए बाइक एक जगह पर खड़ी रही तो जिस वजह से इसकी बैटरी डेड हो गई और उसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो लास्ट में जाकर मुझे बैटरी ही चेंज करानी पड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके रेडिएटर में से कूलेंट लीक करने लगा। तो बहुत सर्च करा मैंने, मुझे नहीं पता पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये कूलेंट किस वजह से लीक कर रहा है। तो लास्ट में जाकर जब मैंने एक चीज़ देखी कि बाइक का हॉर्न बाइक के रेडिएटर से टच कर रहा था तो बाइक के चलते टाइम या हॉर्न बजाते टाइम रेडिएटर में वाइब्रेशन होती थी बाइक के हॉर्न की वजह से और जिस वजह से वह थोड़ा सा लीक करने लगा। तो जैसे ही मुझे इस बात का पता पड़ा मैंने बाइक के हॉर्न को रेडिएटर से थोड़ा दूर कर दिया और जिस जगह से रेडिएटर लीक कर रहा था उस जगह को सील कर दिया। उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। दोस्तों अब जो अगली प्रॉब्लम मुझे बाइक में फेस करनी पड़ी वो फेस करनी पड़ी बजाज सर्विस सेंटर की गलती की वजह से। हुआ क्या कि मैंने एक छोटे से सर्विस सेंटर में अपनी बाइक को सर्विस कराया और मैं बाइक को जैसे ही लेकर निकला वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही बंद होने लगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने दोबारा से एक अच्छे सर्विस सेंटर में जाकर बाइक को दिखाया तो पता पड़ा कि लास्ट टाइम सर्विस के टाइम पर मैकेनिक ने बाइक का जो फ्यूल पाइप होता है उस पर बाइक के पेट्रोल टैंक को रख दिया था जिस वजह से वो फ्यूल पाइप ब्लॉक हो चुका था। उसमें से पेट्रोल तेजी से जाने की जगह अब धीरे धीरे निकल रहा था। तो जिस वजह से जितना पेट्रोल उस पाइप से होकर जा पाता था बाइक केवल उतना चल पाती थी और इस वजह से थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम भी मेरी काफ़ी दिनों तक चलती रही और फाइनली लेकिन बजाज के सर्विस सेंटर ने ही उसे दूर कर दिया। दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम मेरी इस बाइक में आई वो आई एक हाईवे पर जिस पर मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड पर काफ़ी देर तक चलाता रहा और अचानक से बाइक की CDI, बाइक का रेगुलेटर और चार्जर वट एवर यू वांट टू से और बाइक की वायरिंग और ये सब अचानक से फूक गया और बाइक के मीटर ने भी रीडिंग देना बंद कर दिया। तो मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ लेकिन फाइनली मुझे बजाज सर्विस सेंटर पर जाकर इन सभी चीज़ों को चेंज कराना पड़ा जिसमें भी मेरा काफ़ी खर्चा हुआ और लेकिन फाइनली बाइक मेरी ठीक हो गई। तो दोस्तों अगली प्रॉब्लम जो मैंने इस बाइक के साथ फेस करी वो तब हुई जब मुझे एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ी और इस वजह से फ्रंट टायर की डिस्क लॉक हो गई और डिस्क लॉक होते ही बाइक स्किड कर गई और स्किड करने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोटें आई। उस टाइम पर बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, केवल 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही रही होगी। इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत ही चोटें आई और बाइक में भी कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो थोड़ी बहुत चोटें मुझे आई उसमें दर्द बहुत हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सड़क पे जो भी चोट लगती है तो उसमें दर्द बहुत होता है। तो ऑलवेज वियर हेलमेट। मैंने भी उस टाइम पर हेलमेट पहन रखा था। अगर हेलमेट ना होता तो शायद 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी एक गंभीर चोट लगने के लिए बहुत थी। एंड इवन अगर आपको कोई बाइक परचेज करनी है तो मेक श्योर यू परचेज द ABS वर्जन ऑफ द बाइक बिकॉज ABS रियली सेव्स द लाइफ। दोस्तों बात करते हैं कि इन 6 सालों में मैंने इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अपनी बाइक को स्टॉक रखना ही ज़्यादा पसंद है। एज सच मैंने इस बाइक में कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवाए, लेकिन फिर भी इस बाइक की हेडलाइट पर मैंने एक रेनबो कलर की सी लगने वाली ये फिल्म लगवाई है और इसके साथ ही इसके स्टॉक इंडिकेटर्स मुझे पसंद नहीं थे तो मैंने इसमें KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर्स लगवाए हैं और साथ ही साथ उनके साथ एक फ्लैशर भी लगवाया है जिससे ये इंडिकेटर्स एक साथ कई सारे पैटर्न्स में ब्लिंक करते हैं और स्पेशली रात में बाइक को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। अब बात कर लेते हैं इस रिव्यू के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि बाइक देती कितना है।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज सच मैंने बाइक का माइलेज कभी टेस्ट नहीं करा और ना ही मुझे सच बताऊँ तो इस चीज़ में कभी कोई इंटरेस्ट रहा, लेकिन फिर भी जो हाईवे पर और सिटी में जो एवरेज टैंक फुल करने के बाद मुझे माइलेज देखने को मिला है वो मिला है अराउंड 31-32 किलोमीटर पर लीटर का। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्या 6 साल पहले मेरा इस बाइक को लेने का डिसीजन सही था या नहीं, या फिर मुझे किसी और बाइक को चूज़ करना चाहिए था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे आज भी 200 सीसी के अंडर में कोई बाइक खरीदनी होती तो शायद मैं इसी बाइक को चूज़ करता। साथ ही साथ मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको NS 200 लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि सोचो मत और ले आओ। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्रूजर बाइक पसंद है, आपको स्पोर्ट्स बाइक पसंद है या नेकेड वर्जन बाइक पसंद है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बाइक का 6 साल का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू चश्मे बद्दूल व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राइड सेफ एंड कीप वॉचिंग चश्मे बद्दूल व्लॉग्स। बाय बाय।